गवार सास से परेशान मॉडर्न बहू। क्या हो गया है आजकल? तुम मुझसे उखड़े उखड़े क्यों रहते हो? ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तुम तो समझ सकती हो, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मुझे अपने परिवार की बहुत चिंता होती है। मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करती। मैं तो अच्छे खासे अमीर घराने से हूँ। मैं तो कहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। अगर मैं घर जमाई बनकर रहूंगा तो सोचो, दुनिया मेरी माँ को कितना कुछ बोलेगी और उनकी कोई इज्जत भी नहीं करेगा। इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अगर मैंने तुमसे शादी की तो मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे पाऊंगा जिस जिंदगी की तुम हकदार हो। मैंने तुमसे प्यार किया है और मैं सब कुछ समझ सकती हूँ। मैं तुम्हारी परेशानियों को भी समझ सकती हूँ, लेकिन तुम भी समझो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। मुझसे शादी कर लो, उसके बाद तुम और मैं और तुम्हारी माँ, हम सब एक ही घर में रहेंगे, मेरे घर में। और मैं तुमसे वादा करती हूँ, कभी तुम्हें वहाँ ऐसा महसूस नहीं होगा कि तुम मेरे घर में हो। पंक्ति की बातें सुनने के बाद सुनील उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद सुनील और पंक्ति दोनों अच्छे से शादी कर लेते हैं और सुनील अपनी माँ के साथ पंक्ति के घर आ जाता है। उसकी गरीब माँ इतना बड़ा घर देखकर हैरान रह जाती है। अरे बाप रे बाप, कितना बड़ा घर है! ऐसा घर तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। अरे बहू, तुम्हारे पास इतना बड़ा और सुंदर घर कहाँ से आया? क्या ये तुमने खुद खरीदा है? जैसे ही मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, उसके बाद पिताजी ने मुझे अपनी ही कंपनी में सीईओ बना दिया था और फिर मैंने अकेले रहना शुरू कर दिया था। मैंने खुद की मेहनत से ये घर खरीदा है। माँ जी, आप इसमें आराम से रह सकती हैं। आओ, मैं आपको एक बार पूरा घर दिखा देती हूँ। पंक्ति एक एक करके घर की सारी चीजें महेश्वरी को दिखाने लगती है, जैसे कि किचन, बाथरूम, घर के अंदर कमरे, बालकनी और हॉल। बहुत ही सुंदर घर है तुम्हारा, लेकिन इतने बड़े घर में तुम अकेली कैसे रह पाती हो? खैर कोई बात नहीं, अब तुम्हारी सास और तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहने तुम्हारे घर आ गए। चिंता मत करो, अब तुम अकेली नहीं हो। महेश्वरी ऐसा कहकर अपने सुंदर से कमरे में चली जाती है, जिसके बाद पंक्ति अपने पति सुनील से कहती है, लगता है माँ जी को मेरा घर बहुत पसंद आया। चलो अच्छी बात है, अब उन्हें यहाँ रहने की धीरे धीरे आदत भी पड़ जाएगी। तुम बहुत अच्छी हो पंक्ति, तुमने मेरी परेशानी दूर कर दी। ऐसा कहकर सुनील पंक्ति को गले से लगा लेता है, लेकिन तभी चारों तरफ घर के अंदर ही धुआं दिखने लगता है, जिसके चलते घर के अंदर फायर अलार्म बजने लगता है। तभी जोर जोर से चिल्लाते हुए पंक्ति की गंवार सास भागते हुए उसके पास आती है। हाय रब्बा, ये सब क्या हो रहा है? ये कैसी आवाज है? लगता है कहीं कुछ जल रहा है। तभी फायर अलार्म बज रहे हैं। पंक्ति घर के अंदर यहाँ वहाँ देखती है, तभी घर के दरवाजे के बाहर उसे एक चूल्हा जलता हुआ नजर आता है, जिसका सारा धुआं घर के अंदर आ रहा होता है। अरे हमारा मन तो चाय पीने का हो रहा था, तो बस इसीलिए चाय बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब बहू की रसोई में तो चूल्हा था ही नहीं, फिर किस पर बनाती चाय? माँ जी, अगर आपको चाय पीनी थी तो आप मुझे बता देती। किचन में चाय बनाने की मशीन रखी, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। पंक्ति महेश्वरी को रसोई में ले जाती है, जहाँ वह चाय बनाने की मशीन पर चाय बनाकर अपनी सास को देती है। अरे बाबा हो, इसके ऊपर तो झटपट चाय बन गई, बहुत अच्छा है। महेश्वरी आराम से चाय पीती है। अपनी अमीर बहू के घर आकर उसे बहुत खुशी मिलती है। और वहीं महेश्वरी एक गांव की औरत थी, उसे शहर के तौर तरीके और अमीरों के चोचले समझ नहीं आते। एक दिन महेश्वरी को कपड़े धोने होते हैं। वो बाथरूम में जाकर सर्फ एक्सेल का पानी लेती है और बाथरूम में कपड़े धोना शुरू कर देती है। उसकी वजह से सर्फ एक्सेल का सारा पानी बाथरूम से बाहर फर्श पर आने लगता है। तभी वहां से महेश्वरी की मॉडर्न बहू पंक्ति ऑफिस जा रही होती है कि उसका पैर फिसल जाता है और वो बहुत जोर से गिरती है। भगवान, ये सब क्या हो गया? ये सारा सर्फ एक्सेल का पानी यहाँ कैसे आ गया? पंक्ति बाथरूम में देखती है, वहाँ उसकी सास कपड़े धो रही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ बाथरूम की नली साबुन की वजह से ब्लॉक हो जाती है और सारा पानी बाहर आने लगता है। ये देख पंक्ति अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? आपको किसने कहा इस तरह से कपड़े धोने के लिए? अगर आपको कपड़े धोने ही थे तो आप मुझे बता देती। यहाँ पर कपड़े हाथ से नहीं बल्कि मशीन में धोए जाते हैं। कैसी बातें कर रही हो? भला कपड़े धोने की भी कोई मशीन होती है? पंक्ति अपनी सास महेश्वरी को वॉशिंग मशीन दिखाती है और उसमें उसके कपड़े डाल देती है, जिसके बाद वह टाइम लगाकर छोड़ देती है और टाइम पूरा होने के बाद कपड़े उसके अंदर से ऑटोमेटिक सूख कर बाहर आ जाते हैं। ये देखकर महेश्वरी हैरान रह जाती है। अरे बाप रे बाप, ये कपड़े तो तुमने मशीन में पानी के अंदर डाले थे, लेकिन देखो तो सही है, ये धुलकर सूख भी गए और बाहर भी आ गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, आजकल कैसी कैसी मशीनें बना दी हैं। महेश्वरी कोई भी काम करती वो सबसे पहले उसे बिगाड़ देती, जिसके बाद पंक्ति उसे सुधारती और अपनी सास को मशीनों का उपयोग करना सिखाती है।
लेकिन महेश्वरी उन्हें सीख ही नहीं पाती, जिसके चलते वह इसी प्रकार घर में नुकसान करती ही रहती है। एक दिन वह रसोई में खड़े होकर बर्तन धो रही थी, तभी महेश्वरी के दिमाग में एक आइडिया आता है। मेरी बहू को लगता है कि मैं अनपढ़ गंवार हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन अब मैं अपनी बहू को दिखाऊंगी कि मेरे अंदर कितनी बुद्धि है और मैं कितनी जल्दी सारे काम कर सकती हूँ। महेश्वरी सारे गंदे बर्तन उठाकर वॉशिंग मशीन में डाल देती है और उसके अंदर डालकर मशीन ऑन कर देती है, जिसके बाद मशीन के अंदर से बहुत तेज आवाज आना शुरू हो जाती है और जिसके चलते सुनील और पंक्ति दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, आप ठीक तो हो ना? जाओ सुनील, तुम जाकर किसी प्लास्टिक की वस्तु से मशीन का बटन ऑफ कर दो, नहीं तो किसी को करंट लग सकता है। सुनील किसी तरह मशीन का बटन ऑफ कर देता है, जिसके बाद जैसे ही पंक्ति मशीन को खोलकर देखती है, उसके अंदर घर के सारे बर्तन होते हैं जो मशीन के चलने की वजह से टूट फूट जाते हैं। माँ जी, आपने ये क्या किया? ये कपड़े धोने की मशीन है, बर्तन धोने की नहीं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये देखो कितना ज्यादा नुकसान हो गया है। महेश्वरी ये सब देखकर रोने लगती है और रोते हुए कहती है, तुम ठीक कहती हो, अब हमें तुम्हारी तरह अमीर घर में रहने सहने का तो तरीका नहीं आता। हम सोच रहे थे कि आज हम अपने दिमाग से कुछ अच्छा काम करेंगे, लेकिन हुआ कुछ और ही। हमें माफ कर दो बहू। महेश्वरी का ये बर्ताव देखकर पंक्ति को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी सास से माफी मांगते हुए कहती है, नहीं माँ जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आपको मेरे घर में रहकर इतनी सारी दिक्कतें आएंगी, लेकिन अब मैं कुछ समय तक ऑफिस नहीं जाऊंगी। मैं पहले आपको ये सब समझा दूंगी कि इन सभी मशीनों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और आप अपने आप को अनपढ़ मत कहिए। एक दिन आप ये सब चीजें बहुत अच्छे से सीख जाएंगी और इनका इस्तेमाल आप मुझसे भी अच्छे से कर पाओगी। पंक्ति उसी दिन से ऑफिस जाना छोड़ देती है और पूरे एक हफ्ते तक वह अपनी सास को अपने घर की छोटी से छोटी चीज के बारे में बहुत अच्छे से बताती है, जिसके बाद उसकी सास आजकल के जमाने की मशीनों को और आजकल के तौर तरीकों को अच्छे से समझ लेती है, जिसके बाद उसे अपनी मॉडर्न अमीर बहू के घर में रहने की दिक्कत नहीं होती और अब वह हर एक चीज का उपयोग बहुत अच्छे से करती है, जिसके चलते उसकी बहू और उसका बेटा ऑफिस संभालते हैं तो वह घर संभालने लगती है और अब वह सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अजी, मैं पूजा करके आ गई हूँ। अच्छा किया बहू जो तू पूजा करके आ गई। चल अब सभी के लिए नाश्ता पानी बना कर ले आ। माँ जी, पंडित जी ने कहा था कि अभी हमें हर सोमवार को आकर प्रसाद चढ़ाना है और बच्चे की मनोकामना के लिए परिक्रमा भी करनी है। ठीक है बहू, अगर पंडित ने ऐसा कहा है तो सही ही होगा। गायत्री ऐसा कहने के बाद अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद मेघा रसोई में जाकर सभी के लिए नाश्ता बनाती है। नाश्ता तैयार होने के बाद सभी नाश्ते की टेबल पर आ जाते हैं, जिसके बाद मेघा सभी को नाश्ता लगा देती है। जितेंद्र जी, मैंने पवन का लंच आपके ही टिफिन में रखा है, तो दोनों भाई एक साथ ही लंच कर लेना। थैंक यू सो मच भाभी, आप बहुत अच्छी हो। मेघा की शादी को पूरे 4-5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उसे कोई भी संतान नहीं हुई थी, जिसके चलते गायत्री बहुत ज्यादा परेशान थी और वो अपने आगे के वंश के बारे में अपने मृत पति की तस्वीर देखते हुए कहती है, अजी आप मुझे छोड़कर तो चले गए, लेकिन आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ऐसी परिस्थितियों का सामना मैं कैसे करूंगी। हमारे बेटे की शादी को पूरे 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसे कोई संतान नहीं हुई। अब हमारा ये वंश आगे कैसे बढ़ेगा। गायत्री अपने पति की तस्वीर को देखकर रो रही थी कि तभी घर पर पंडित जी आते हैं। आइए पंडित जी, यहाँ बैठ जाइए, मैं अभी माँ जी को बुला देती हूँ। जैसे ही मेघा गायत्री को बुलाती है, पंडित गायत्री को देखकर उससे कहता है, अरे गायत्री बहन, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। मैं आज तुम्हें बहुत अच्छी खबर देने आया हूँ। दरअसल खबर ये है कि तुम्हारे छोटे बेटे के रिश्ते के लिए ओबरॉय परिवार ने खुद तुम्हारे घर रिश्ता भेजा है। वो अपनी घर की बेटी की शादी तुम्हारे घर में करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पवन बहुत कामयाब और समझदार लड़का लगता है। अरे वाह पंडित जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि इतने अमीर और बड़े परिवार से इस घर में कोई बहू आएगी। मैं तो कहती हूँ अब जल्दी जल्दी रिश्ते की बात को आगे बढ़ाओ। गायत्री के पास अपने छोटे बेटे की शादी कर अपने वंश को बढ़ाने के अलावा और कोई चारा नहीं था, जिसके चलते वो ओबराय परिवार की लड़की से अपने बेटे की शादी करवा देती है, जिसके बाद घर की अंदर एक नई बहू आ जाती है। शादी के कुछ ही महीनों बाद पायल गर्भवती हो जाती है, जिसकी खुशी से पूरा घर बहुत खुश होता है। अरे बहू, तूने तो आते ही हमारा सपना सच कर दिया। इस खुशी का हम लोग कब से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार तेरे चलते इस घर को एक वारिस तो मिल ही जाएगा, नहीं तो अभी तक हम लोग बच्चों की आस देखते देखते ही रह गए थे। गायत्री अपनी छोटी बहू के सामने बड़ी बहू को ताने देने लगती है। ये देख मेघा को बहुत बुरा लगता है,
लेकिन फिर भी वो अपनी देवरानी के लिए बहुत खुश होती है और उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ बना कर लाती है। ये लो पायल, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए ये खीर बनाई है, लो इसे खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। अपने सामने अपनी जेठानी मेघा को देखते ही पायल जोर से चिल्ला पड़ती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। देखो तुम्हारा ये गंदा परछावा मैं अपने ऊपर नहीं पड़ने देना चाहती हूँ। तुम बांझ हो, अशुभ हो, कहीं तुम्हारा परछावा मेरे ऊपर पड़ गया तो मेरा क्या होगा? पायल के चिल्लाने की आवाज सुनते ही वहाँ गायत्री आ जाती है। क्या हुआ, क्यों परेशान हो तुम सब कुछ ठीक तो है ना बहू? तभी पायल झूठ बोलती है। हाँ जी, मेरी माँ ने फोन करके कहा था कि अपनी जेठानी से थोड़ी दूरी बना कर रखना। एक तो मेरी जेठानी बांझ है, अगर उनका ये परछावा मेरे ऊपर पड़ गया तो सोचो ये बच्चा इस दुनिया में आ भी नहीं पाएगा। बहू शुभ शुभ बोल, ये कैसी बातें कर रही है? तू चल मेघा, चली जा यहाँ से, और आइंदा पायल के कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं है। गायत्री मेघा को कमरे से बाहर निकाल देती है। इस बात का मेघा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन किसी से वो कुछ नहीं कह पाती। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं, जिसके बाद गायत्री पायल की गोद भराई की रस्म के बारे में सोचने लगती है। अब मुझे अपनी बहू की गोद भराई की रस्म की तैयारी शुरू करनी होगी। आज ही पंडित को बुला लेती हूँ और अच्छा मुहूर्त देकर गोद भराई करवा देती हूँ। गायत्री पंडित को बुला लेती है और मुहूर्त निकलवा लेती है, जिसके बाद वो सभी पायल की गोद भराई की रस्म के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। अपनी सास को अपनी ही देवरानी के लिए रोजाना अच्छे अच्छे कपड़े और होने वाले बच्चे के लिए सुंदर सुंदर छोटे छोटे कपड़े लाते हुए देख मेघा अपने मन ही मन सोचती है, मेरी देवरानी कितनी खुशनसीब है। आज मेरी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन मैं वो खुशी अपने परिवार को नहीं दे पाई जो कि मैं दे सकती थी। खैर कोई बात नहीं, मैं अपनी देवरानी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। मेघा बहुत अच्छे से पायल का ध्यान रखती है। ऐसे ही गोद भराई की रस्म छत पर हो रही थी। गोद भराई वाले दिन गायत्री उसे बहुत सारे शगुन देती है और पैसे भी देती है और अपने ही हाथों से उसका मुंह मीठा करती है, जिसके चलते घर के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जैसे ही पायल छत से नीचे आ रही होती है, सीढ़ियों पर उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों पर लुढ़कते हुए नीचे पेट के बल आकर गिरती है। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज से घर के सभी सदस्य वहाँ पहुँच जाते हैं, जिसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उसका चेकअप होने के बाद डॉक्टर आकर कहते हैं, सीढ़ियों से गिरने की वजह से बच्चा पेट में ही मर गया। आपकी पत्नी का मिसकैरेज हो गया है। ये सुनते ही गायत्री फूट फूट कर रोने लगती है। संभालो माँ, अपने आप को संभालो। कोई बात नहीं माँ, बच्चा तो फिर से हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहाँ तो घर के अंदर खुशियाँ ही खुशी आने वाली थी, अब सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी हो चुके थे। इस दौरान मेघा अपनी देवरानी पायल का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। उसकी हर एक छोटी से छोटी चीज़ों के लिए वो उसकी बहुत मदद करती है। लेकिन तभी अचानक से एक दिन मेघा की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके चलते जितेंद्र उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। मुबारक हो, आप पिता बनने वाले हो। आपकी पत्नी गर्भवती है। आज से आप इनका अच्छे से ध्यान रखना। ये खुशी जैसे ही जितेंद्र अपनी माँ को देता है तो वो बहुत खुश होती है। चलो अच्छी बात है, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। गायत्री उसी दिन के बाद से अपनी बड़ी बहू का अच्छे से ख्याल रखती है और वो उसके साथ बहुत अच्छे से पेश भी आती है। लेकिन ये बात पायल को अपने मन ही मन खटकने लगती है और वो अपनी जेठानी का बच्चा गिराने की सोचती है। मेरी खुशियों पर अपनी नजर लगाती और अब सबकी लाडली बनी फिर रही है। मैं इसके बच्चे को इस दुनिया में आने ही नहीं दूंगी। पायल उस दिन पहली बार अपनी जेठानी के साथ अच्छे से बर्ताव करती है। ये बात गायत्री को मन ही मन खटकती है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती। तभी पायल अपने और अपनी जेठानी के लिए रसोई में दूध गर्म करने जाती है, जहां वो अपनी जेठानी के गिलास में बच्चा गिराने की दवाई मिला देती है। अब ये दूध के गिलास को पीते ही मेरी जेठानी का बच्चा गिर जाएगा और फिर जब मैं इस परिवार को एक बच्चा पैदा करके दूंगी, सिर्फ और सिर्फ मेरा ही ज्यादा मान सम्मान होगा। पायल दूध का गिलास लेकर मेघा के पास पहुंच जाती है, लेकिन तभी वहां गायत्री आ जाती है और पायल के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। कुछ होने के बाद भी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे तुम खुद एक माँ बनने वाली थी। जो दुख तुमने अपने ऊपर खेला है वो तुम अपनी जेठानी को देना चाहती हो। ये तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। गायत्री पायल की सच्चाई सबको बता देती है, जिसके चलते मेघा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी बस वो उसे कुछ नहीं कह पाती। वहीं पायल को भी अपनी गलती का पछतावा होता है और वो मेघा से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो जेठानी जी, मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। मैं बहुत गलत करने वाली थी। आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। ये मेरा आपसे वादा है। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। पायल को अपनी गलती का पछतावा करते हुए देख गायत्री और मेघा उसे माफ कर देती हैं। वहीं अचानक से पायल को चक्कर आने लगते हैं, जिसके बाद घरवालों को ये पता चलता है कि पायल भी गर्भवती है। अब दोनों बहू एक साथ गर्भवती हो जाती हैं
और जैसे ही उन्हें कुछ महीने हो जाते हैं, गायत्री बहुत धूमधाम से उनकी गोद भराई की रस्म करती है, जिसके बाद वो दोनों बहुत सुंदर और प्यारे बच्चों को जन्म देती हैं और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।